दुनिया की सबसे बड़ी केव्स में से एक, जिसमें 3 दोस्त जाने का खतरा उठाते हैं। एडवेंचर करते टाइम उन तीनों के साथ कुछ ऐसा होता है जिसको सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। केव में गए तो 3 लोग थे और वापस इनमें से कोई आया या नहीं, आइए आगे वीडियो में जानते हैं। तो मेरा नाम है आतिफ और आप लोग देख रहे हो डेंजरस केव डिजास्टर इन हिस्ट्री। Sinkhole is a well-known but very dangerous cave diving location in Hernando County. Now to those deadly caves. A pair of divers' bodies found Monday. Close a well-known cave diving site. 15 अक्टूबर 2016 जब ईगल नेस्ट केव सिंक होल, जो कि वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के अंदर आता है और ये जगह फ्लोरिडा में स्थित है, वहाँ पर ही 2 एक्सपीरियंस डाइवर्स पैट्रिक बिकॉक एंड क्रिस रेटमायर, जो अपने दोस्त जस्टिन ब्लुकली के साथ इस केव में जाने का प्लान करते हैं। ऊपर सरफेस से केव की दूरी लगभग इतनी थी कि पहले उन्हें पानी में 50 फीट नीचे तैर कर जाना था। इस केव की लंबाई 2.5 किलोमीटर तक है और इसका एंड पॉइंट आता है लगभग 350 फीट। केव के बाहर एंट्रेंस पर बहुत बड़ा लकड़ी का एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर सारी की सारी वार्निंग्स लिखी हुई है और 50 फीट नीचे जहां से ये केव शुरू होती है वहां पर भी एक बोर्ड लगाया हुआ है जिस पर स्पेशल वार्निंग्स लिखी हुई है कि इसके आगे ना जाएं, बहुत खतरा है। और आपको ये भी बता दें कि पहले इस केव में एक बच्चा और उसका बाप दोनों ही डूब चुके हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि उस टॉपिक पे भी मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारी स्टोरी के तीनों डाइवर्स में से 2 डाइवर्स एक्सपर्ट डाइवर्स थे। उन दोनों को पता था कि इस केव के अंदर जाना अपनी मौत को चैलेंज करने के बराबर है, पर उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कैसे ये उनका एडवेंचर ट्रेजेडी में बदल जाएगा। डाइव करने से एक दिन पहले क्रिस एंड बिकॉक सारी जगह को एक बार देख लेते हैं और सेफ्टी पर ध्यान देते हुए एक एक चीज को केयरफुली चेक करते हैं। वो इस केव में बैकअप सिलेंडर्स, जिन्हें बॉल आउट बोटल्स भी कहा जाता है, वो 3 सिलेंडर्स जगह जगह पर रख देते हैं जो कि 3 पॉइंट्स पर रखे जाते हैं, 20 फीट, 70 फीट और लास्ट पॉइंट 120 फीट। बेसिकली इन सिलेंडर्स में होती है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कई बार हीलियम, जो कि इमरजेंसी में डाइवर्स यूज करते हैं। ईगल नेस्ट केव दूसरी केव से इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसके 3 एंड पॉइंट्स हैं जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे रूम्स हैं जहां पर रुककर डाइवर्स रेस्ट कर सकते हैं। उनका पहला टास्क था अपस्ट्रीम टनल में जाना और पहला पॉइंट होता है केवर्स केव, जिसके बाद वो पहले रूम रैंडीज रूम तक पहुंचते हैं, जिसके बाद वो जाते हैं ईगल नेस्ट केव के सबसे बड़े रूम सुपर रूम तक, जिसका साइज किसी एयरक्राफ्ट के हैंगर जितना था। और फिर इसके तुरंत बाद क्रिस और बिकॉक एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं जिसमें वो ट्राई करते हैं डाउन स्ट्रीम टनल में जाने का, जो कि बिल्कुल यहाँ से ऑपोजिट जगह पे थी। इसके बाद जस्टिन, जिसे बहुत कम एक्सपीरियंस था डाइविंग का, वो फैसला लेता है कि वो सरफेस के पास ही रहेगा क्योंकि उसे डाइविंग का थोड़ा बहुत ही एक्सपीरियंस था। अपनी ग्रुप मीटिंग के दौरान ये एक पॉइंट जरूर रखते हैं, अगर कोई भी अंदर घटना होती है तो उसके तुरंत बाद पूरे 3 बजे मेन एंट्रेंस पॉइंट पर मिलेंगे। और इन तीनों के ड्रेसेस में लगे हुए थे अंडर वाटर स्कूटर, बैकअप स्कूटर एंड रीब्रेथर्स, जो कि बिल्कुल ही एडवांस चीजें होती हैं डाइविंग करने के लिए। और वो डाउन स्ट्रीम टनल में जाने से पहले वो टाइम और अपनी डेप्थ डाइविंग कंप्यूटर में चेक करते हैं, जो कि उनके हाथ पर लगा हुआ था। इस टाइम 2 बजे हुए थे। लगभग 1 घंटा था उनके पास मेन एंट्रेंस पर मीटिंग टाइम पर पहुंचने का। उनका मैप बिल्कुल क्लियर था जिसमें वो पहले पिट और बाद में जिम्स रूम और फिर हाफ मून रूम, जिसे क्रॉस करते हुए वो अपने लास्ट पॉइंट रूम्स ऑफ ड्रीम्स तक पहुंच गए। पर उससे भी पहले उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी स्टार्टिंग पॉइंट पर नीचे जाता हुआ एक छोटा सा टनल, जो कि इस केव में सबसे ज्यादा नैरो पॉइंट था। और पिट नाम का ये पॉइंट 260 फीट नीचे तक था, जहां पर बहुत सारे नुकीले पत्थर हैं और विजिबिलिटी ना के बराबर है। पानी के अंदर जाने के लिए लगभग 43 मिनट्स के बाद ये दोनों इस पॉइंट पर पहुंचते हैं और इस टाइम तक ये दोनों धरती से लगभग 80 मीटर नीचे थे। और इस पॉइंट के अंदर जाते ही एकदम से ये दोनों बाहर आ जाते हैं और एंट्रेंस पर आकर ये दोनों 6 मिनट लगाते हैं अपनी अगली
प्लानिंग के लिए और फिर से सेम पॉइंट से ही अंदर घुस जाते हैं। और फिर वही होता है जिसका सबसे ज्यादा डर था। बीकॉक क्रिस से आगे था, वो तो निकल जाता है लेकिन क्रिस वहीं फंस जाता है और फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से बीकॉक अपनी सारी चीजें और इक्विपमेंट्स उतार देता है और दूसरी साइड क्रिस की जो हेडलाइट होती है वो गुम हो जाती है। बीकॉक का सारा सामान उतारने का मेन कारण था डीलेंट बॉटल, जिसकी वजह से ही ऑक्सीजन सिलेंडर से बाहर निकलती थी, लेकिन वो खराब हो जाता है, उसकी वजह से ही वो उतार देता है। और फिर बीकॉक ट्राई करता है अपनी बेल आउट बोतल के पास पहुंचने का। दूसरी साइड जस्टिन पूरे 3 बजे मीटिंग पॉइंट पर स्विम करता हुआ पहुंच जाता है और इस जगह पर इसे क्रिस और बीकॉक दिखाई नहीं देते। कुछ मिनट वेट करने के बाद वो ऊपर सरफेस पर जाता है और उसके बाद फिर डाइव कर नीचे मीटिंग पॉइंट पर पहुंचता है। ये चीज वो बार बार करता है पूरे 3 घंटे, लगभग 6 बजे तक। जब उसे क्रिस और बीकॉक का कोई भी साइन नहीं मिलता तो वो तुरंत ही पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस वाला कॉल उठा देता है और जब उसे पता चलता है कि 2 डाइवर्स इस केव में गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए तो वो फिर से शॉक हो जाता है, क्योंकि ये चीजें पहले भी कई बार हो चुकी हैं, जिसके दौरान लगभग 10 मौतें हो चुकी हैं। और फिर अथॉरिटीज कई घंटे ड्राइव करके बहुत कीचड़ और गंदे रास्ते में, जिसमें सिर्फ 4x4 गाड़ियां ही चल सकती थी, उस रास्ते से गुजरकर यहाँ पर पहुँचते हैं। ऊपर से शाम भी होने लगी थी और फिर मेन एंट्रेंस पर उन्हें जस्टिन अकेला खड़ा दिखाई देता है, जो कि अपने दोस्तों के लिए बहुत परेशान और घबराया हुआ था। फिर रात के 11 बजे 2 एक्सपर्ट डाइवर्स, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी थे डाइविंग में, रॉबर्टसन और उसका साथी यहाँ जाते हैं। मेन एंट्रेंस से अंदर घुसते हुए उन्हें दिखाई देती है बेल आउट बॉटल्स, जिन्हें अभी तक किसी ने भी टच भी नहीं किया था, और जिसका मतलब ये था कि यहाँ तक वो दोनों दोस्त वापस नहीं पहुँच पाए हैं। अब तक बहुत टाइम बीत चुका था और फिर सुबह के 3:30 पर ये दोनों डाइवर्स वापस ऊपर आते हैं और इस टाइम तक उन दोनों ने अपस्ट्रीम टनल एरिया के साथ साथ लॉकवुड टनल एरिया भी छान मारा था और उन्हें अभी तक क्रिस और बीकॉक नहीं मिले थे। और इसके 15 मिनट बाद दूसरी सर्च टीम पानी में जाती है, जिसमें से एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट था और दूसरा इंसान फायर फाइटर, और उनका टास्क था डाउन स्ट्रीम टनल तक पहुंचना, जिस जगह पर दूसरी टीम सर्च नहीं कर पाई थी। और फिर वही होता है जिसका डर था। पिट के ओपनिंग पर ही उन्हें मिलती है बीकॉक और क्रिस की डेड बॉडी, जो के ऊपर पानी में तैर रही थी। फ्लोरिडा के लॉ के मुताबिक उन्हें इस सीन को किसी क्राइम सीन जैसा ही ट्रीट करना था। सारा का सारा डाटा रिकॉर्ड करने के बाद वो ऊपर आते हैं। अब उनका सबसे बड़ा टास्क था इन दोनों की बॉडीज को ऊपर सरफेस पर लाना, और उससे भी बड़ी चीज दुनिया के सामने इन दोनों की मौत का कारण रखना। दोनों बॉडीज की रिकवरी करने के बाद लैब में भेजा जाता है और वो ट्राई करते हैं कि उन्हें पता चले कि कैसे इन दोनों की मौत हुई थी, और अभी तक अथॉरिटीज के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। ऐसा लग रहा था कि इन दोनों की मौत एक मिस्टीरियस राज है, पर फिर जो चीजें अथॉरिटीज द्वारा बताई जाती हैं उसके बाद और भी ज्यादा सवाल किए जाते हैं। दूसरी साइड रेस्क्यू टीम फिर वो ही इंसिडेंट वाली जगह पर पहुंचते हैं। मौत का कारण पता लगाने के लिए उनका सबसे बड़ा टास्क था मिसिंग गियर्स को ढूंढना, जिससे ये चीज क्लियर हो सकती थी कि आखिरकार अंदर हुआ क्या था। रेस्क्यू टीम द्वारा बहुत सारे घंटे लगाने के बाद बहुत चीजें नीचे ढूंढ ली जाती हैं। सारे गियर्स को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, लेकिन इसमें से कोई भी क्लू नहीं मिलता कि क्यों दोनों डाइवर्स की मौत हुई, क्योंकि दोनों की मौत के दौरान ये सभी चीजें वर्किंग कंडीशन में थी। एनएस सोसाइटी की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिस और बीकॉक ने वो सारी चीजें पहनी हुई थी जो इस केव के अंदर जाकर डाइव करने के लिए प्रॉपरली सही थी। इसके बाद पुलिस पहुंचती है स्कूबा डाइविंग के एक्सपर्ट के पास। वो डाइव कंप्यूटर से बहुत सारा डाटा कलेक्ट करते हैं, जिसमें दोनों डाइवर्स की लोकेशन पता चल रही थी, पर इसके बाद भी उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिलता। दूसरी साइड फोरेंसिक टीम भी अभी तक फेल थी इन दोनों की मौत का मेन कारण ढूंढने में। अमेरिका का सारा मीडिया इसी मिस्टीरियस डेथ के बारे में बात कर रहा था, जिसका मेन कारण अभी तक कोई भी अथॉरिटी नहीं बता पाई थी, और इन दोनों की मौत का कारण अभी तक राज बनकर रह चुका है। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है आतिफ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें ताकि मैं आपके लिए नई नई ये स्टोरीज लेकर आऊं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।